अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। नॉवल खुमारे जुनून की एपिसोड 2 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है मिनाल महर ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए एपिसोड की तरफ चलते हैं। माजी वो अपनी ड्यूटी से फारिग होकर तकरीबन रात के 3:15 बजे पुलिस स्टेशन से निकला। वो एक मुजरिम की फाइल स्टडी कर रहा था। कुछ इस वजह से भी उससे वक्त का अंदाजा न हुआ। अब उसका रुख घर की तरफ था। उसकी जीप खाली रास्तों पर फराटे भरने लगी। अभी जीप कुछ दूर ही गई थी कि उसे रास्ते में किसी लड़की के वजूद का गुमान हुआ। कुछ करीब पहुंचने पर उसे अंदाजा हुआ वो लड़की दुल्हन के लिबास में मलबूस थी। उसकी आंखों में शदीद गुस्से की लहर दौड़ी। उसे ऐसी लड़कियों से नफरत थी जो शादी वाले दिन अपने वालिदैन और अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर भाग जाती थीं, फकत इन झूठे दो प्यार भरे बोल की खातिर। ऐसी लड़कियों को क्यों अपने माँ बाप की मोहब्बत नजर नहीं आती? ऐसे वालिदैन पर उसे तरस आता था जो उनके बाद किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। हालांकि इन सब में उनका रत्ती बराबर भी कसूर नहीं होता, लेकिन ये माशरा फिर भी उन्हें कसूरवार ठहराता है। वो सारी सोचों को झटकता जीप कुछ फासले पर रुकता उस वजूद की तरफ बढ़ा जो दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाई खड़ी थी। वो उसके नजदीक आता कुछ कदमों के फासले पर रुक गया। इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? शादी से भाग कर आई हो? वो सरता पैर हकारत से उसकी तरफ देखकर बोला, जो दुपट्टे से अपना मुंह छुपाई खड़ी थी। इस वक्त उसकी तरफ उसकी सिर्फ मेकअप की तह में डूबी दो भूरी आंखें नजर आ रही थी। उज्वा ने तड़प कर सर झुका उठाया और एक और इल्जाम उसकी आंखों में करब सा उभरा। कसूर सामने खड़े वजूद का भी ना था। जिस हालात में और जिस हुलिये में वो यहाँ खड़ी थी, हर दूसरा शख्स यही समझता। तुम जैसी लड़कियों को शर्म नहीं आती अपने माँ बाप की इज्जत मट्टी में रोल कर आते हुए? वो उसकी खामोशी को उसकी रजामंदी समझे दबे दबे गुस्से में बोला, आप गलत समझ रहे हैं। मैं इस हालत में नहीं हूँ किसी को कुछ समझा सकूं। क्या आप मेहरबानी करके मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हैं? वो उसकी बातों की परवाह किए बगैर धीमे सुरों में बोली। उसे पुलिस यूनिफॉर्म में देख उसे कुछ हौसला हुआ। उसने अल्लाह पर यकीन करते सामने खड़े इंसान से मदद मांगी। शायद खुदा ने ही उसे मुश्किल से निकालने के लिए सामने खड़े वजूद को देखा। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी जो यहाँ खड़ी भी हो पाती। पैदल चलकर घर पहुंचना तो बहुत दूर की बात थी। जो भी था उसके सामने वाला वजूद पर ऐसा कोई हक ना था जो वो कोई बासपुरस करता। चलो, वो मजीद एक भी लफ्ज कहे बगैर उसे पीछे आने का इशारा कर गया। उस बार डरते हुए बेतहाशा वहमों के साथ उसके पीछे पीछे चलने लगी। जीप में बैठकर भी उसने दुपट्टे का पल्लू चेहरे से ना हटाया। उसका चेहरा अब भी ढका हुआ था। उसके घर का पता पूछने के बाद एक दफा फिर जीप सड़कों पर फराटे भरने लगी। उसने उस्वा पर एक दफा भी नजर उठाकर उसकी तरफ ना देखा और फिर वक्फे वक्फे से उसके रोने की आवाज आ रही थी और उसका हिचकियां भरता वजूद भी उसे बखूबी महसूस हो रहा था। वो गहरा सांस भरकर रह गया। अक्सर गलत फैसलों के बाद तो यूं ही पछताना पड़ता है। कुछ देर बाद जीप उसके घर के आगे रुकी। शुक्रिया, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी, वो जुकाम ज़्यादा आवाज में बोली। शायद ये दूसरी बात थी जो उसने की थी। हो सके तो अपने माँ बाप से माफी मांग लेना, वो माफ कर देंगे। ये एक मुश्किल फैसला होगा उनके लिए। दोबारा ऐसी गलती मत दोहराना। वो उतरते हुए भी उसे नसीहत करना नहीं भूला था। उसका घर आ गया था। वो उसका शुक्रिया अदा करती जीप से उतरती घर की जानिब बढ़ गई। उसके उतरते ही उसने जीप घर की जानिब मोड़ दी। उसने बहती आंखों से दरवाजे पर दस्तक दी, जिससे फौरन खोल दिया गया। अपने दादा जान को सामने देखो उनके सीने से लगती तड़प तड़प कर रोती थी। रमीज साहब घर नहीं थे। वो उसकी कॉल पर फौरन उसे ढूंढने के लिए निकल गए थे। उसकी कॉल पर उन्हें इतना तो अंदाजा हो गया था कि जरूर जुबैर ने कुछ गलत किया है जो वो वहां से निकल आई थी। सिकंदर साहब उसे लिए सोफे पर बैठ गए। फिर वो हिचकियों के दौरान खुद पर बीती एक एक बात इन्हें बताती चली गई। सिकंदर साहब ने रमीज को भी फोन कर दिया था। कुछ देर में वो भी घर पर मौजूद थे। सब जानने के बाद उन्होंने अहद किया था कि वो इस जुबैर और इस काली दोनों को नहीं छोड़ने वाले, जिसकी वजह से उनकी बेटी इतनी मुश्किलात से गुजरती घर पहुंची थी। पहले तो उस जुबैर का कुछ इंतजाम करने वाले थे। सुबह होते ही वो जुबैर के खिलाफ अरेस्ट जारी करवा चुके थे। उस वक्त वो रेस करने के जुर्म में उनकी गाड़ी जुबैर के घर के आगे रुकी। वो उसे गिरबान से पकड़कर बाहर लेकर आई और उसे हवलदार के हवाले किया, जिसने उसे पुलिस जीप में फेंकने वाले अंदाज में बिठाया। वो मुसलसल मुंह से मौजूदात बक रहा था। उसका कहना था उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया, बल्कि उनकी बेटी उसे मारकर भागी है, पर वो उसकी सुने बगैर उसे लॉकअप में डाल चुके थे। अब उस काली की बारी थी जिसको वो अच्छे से जानते थे, जिस पर कई केसेस कत्ल ड्रग्स डीलिंग के चल रहे थे, पर वो हर बार बच निकलता था। वो एक बहुत बड़े गैंग के लिए काम करता था। वो बॉस का काफी खास बंदा था। उनके खिलाफ तो वो कब से काम कर रहे थे। जल्द ही वो उनका कुछ न कुछ अमल दराम करने वाले थे। इस वाक्य को गुजरे 40 दिन गुजर चुके थे। मोहल्ले वालों ने काफी बातें बनाई थी, पर इन्हें किसी की भी बातों की परवाह नहीं थी। इन्हें अपनी बेटी हर चीज से अजीज थी। वो तलाक के पेपर्स भी कोर्ट में जमा करवा चुके थे। वो जल्द से जल्द उज्वा को इस बेनाम रिश्ते से आजाद करवाना चाहते थे। उन्होंने नोट किया था वो पहले की निस्बत काफी खामोश सी हो गई थी। पहले अली के साथ मिलकर वो पूरे घर में शोर मचाए रखती थी। अब अली भी उसे यूं देखकर परेशान हो गया था। सारे घर वाले इस वक्त नाश्ता करने के लिए खाने की मेज पर मौजूद थे। उज्वा अच्छे से दुपट्टा सर पर जमाए सबको खाना सर्व कर रही थी। जब कितनी ही
आवाजें एक साथ सुनाई दी। जब कोई दरवाजे का लॉक तोड़ता उनके घर के अंदर घुस आया था। उसी मॉल वाले लाल आंखों वाले शख्स को देख वो डरकर बाप के बाजू से चिपक गई थी। ओए बुलबुल, डरो नहीं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वो नामर्द जो बैर तुम्हें मुझ तक पहुंचाने का छोटा सा काम भी ना कर सका, उसे तो अच्छे से सबक सिखाऊंगा। तुम बस मेरी दस्तरस में आ जाओ, रानी बनाकर रखूंगा। वो उसके डरे सहमे वजूद को देखते हुए बोला। उसने भी इर्द गिर्द के लोगों पर नजर ना डाली थी। उसने सर उठाकर उस शख्स को देखा जिसके हिसार में वो छुपी खड़ी थी। उसे वो शख्स जाना पहचाना लगा। फिर एकदम से झमाका हुआ। ये तो वही शख्स था जिसकी वजह से एक दफा पहले भी वो हवालात की सैर कर चुका था। उसे इतना तो मालूम था कि उस वक्त का बाप पुलिस वाला है, मगर रमीज साहब को सामने देखकर उसे जरा खुशी ना हुई। सुसर साहब, पहचाना? मैं काली, जैसे आपने सजा दिलवाने की काफी कोशिश की थी, आ गया होगा याद। वो मस्करेपन से हंसता हुआ बोला। क्या बदतमीजी है, और तुम घर के अंदर कैसे आए हो? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। वो उजवा को अपने पीछे करते उंगली उठाने वाले अंदाज में बोले। अच्छा खासा प्लान बनाया था कि उसका वो बुज़दिल शौहर इसे मेरे तक पहुंचा देगा, उससे तलाक दिलवाकर मैं शादी कर लूंगा। पर मानना पड़ेगा, बड़ी बहादुर है, कैसे अपने शौहर का सर फाड़ कर वहां से भाग गई और घर तक भी पहुंच गई। तुम्हारी बेटी आखिर पुलिस वाले का खून है, कुछ तो असर दिखाएगा भाई। हमें तो लड़की पसंद है, हमारे टक्कर की है, तो रिश्ता पक्का समझो। अब तो मैं इन सब से पीछे नहीं हट सकता। अब तो जिद बन गई है मेरी, इसे मेरा होना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं तो वैसे ही सही। ये मिठाई और कुछ सामान लाया हूँ अपने होने वाली बीवी के लिए। अब तो सोच लिया, तुम्हारे घर बारात लेकर मैं ही आऊंगा। जल्द से जल्द इस बेवकूफ से तलाक दिलवाऊं। जल्दी आऊंगा सुसर साहब। वो टेबल की तरफ रखे सामान की तरफ इशारा करते हुए बोला। फिर आऊंगा मेरी ख्वाबों की शहजादी, इस दफा तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। और उनके पीछे छुपे वजूद से हमकलाम होता बेशर्मी से आंख मारता बाहर निकल गया। काली को एक बात तो समझ आ गई थी कि उसके बाप के होते हुए उसे उठा नहीं सकता। पहले उसका इस उजवा से शादी का कोई इरादा नहीं था, लेकिन इस लड़की से शादी करके वो उसके बाप को दबा सकता था, जो उनके खिलाफ काफी टाइम से सबूत इकट्ठा कर रहा था। जरूर उसने कुछ ना कुछ सबूत तो इकट्ठे किए होंगे। पापा, आप ऐसा करें, मेरी जान ले लें, ये किस्सा यहीं खत्म हो जाएगा। वो काली के जाते हुसैनी अंदाज में चिल्लाते हुए बोली। कैसी बातें कर रही हो उजवा, पागल हो गई हो? वो इससे दुगनी आवाज में धाड़े। कैसे गवारा करते अपनी लाडली के मुंह से ऐसी बातें? ये सब मेरी वजह से तो हो रहा है। वो दर्द से चूर आवाज में बोली। अपने पापा पर यकीन रखो, पापा सब ठीक कर देंगे। वो मोहब्बत से उसका माथा चूमते उसे सीने से लगा गए। वो उनके हिसार में सिसक कर रह गई थी। रमीज साहब ने अपना वादा वाकई सच कर दिया था। ना सिर्फ उसे जुबैर से आज़ादी दिलवाई थी, बल्कि काली के खिलाफ सबूत भी इकट्ठे कर लिए थे। उनकी खुफिया अड्डे पर रेड डालकर उनके ड्रग्स और हथियार जिनकी वो स्मगलिंग करने वाले थे, सब अपने कब्जे में ले लिया था। काली पर अब एक लंबा केस चल निकला था। वो इससे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना चाहते थे। वो उनकी बेटी से ज्यादा इस मुल्क का दुश्मन था। अब उनकी पूरी कोशिश थी कि वो उनकी गैंग के दूसरे बंदों के खिलाफ भी सबूत इकट्ठे करें, और वो अपने मुल्क के हर दुश्मन का नाम सफ़े हस्ती से मिटाना चाहते थे। आज वो बेहद खुशी से घर में दाखिल हुए थे। उनके कितने ही महीनों की मेहनत रंग लाई थी। अब कोई ना था जो उसकी बेटी को तंग करता। उजवा, मेरी जान किधर हो? वो घर में दाखिल होते ऊंची आवाज में बोले। उजवा किचन से निकलती बाहर लाउंज में आई। बाप को इतना खुश देखकर वो समझ गई जरूर कोई अच्छी खबर है। इतने में सिकंदर साहब भी कमरे से बाहर आ चुके थे। उजवा, मेरा बच्चा, पापा ने वादा किया था ना इस इंसान को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा, और आज देखो तुम्हारे पापा ने अपना वादा सच कर दिया। वो काली अब जेल में है। अब इतनी जल्दी उसे कोई नहीं निकलवा सकता। अब मेरे बच्चे को डरने की जरूरत नहीं है। वो उसे सीने से लगाते हुए बोले। उजवा ने मन ही मन में खुदा का ढेरों शुक्र अदा किया था। वो पुरसुकून सी उनके हिसार में खड़ी थी। शायद अब उसकी जिंदगी में भी खुशियां आ जाए। बेटी, तो आज दावत बनती है। आज मेरी पोती कोई काम नहीं करेंगी। आज बाहर से खाना ऑर्डर कर दो, साथ में गुड़िया की पसंदीदा आइसक्रीम भी। सिकंदर साहब बेटे और पोती का पुरस्कून चेहरा देखते हुए बोले। बिल्कुल बाबा, मैं यूनिफॉर्म चेंज कर लूं फिर ऑर्डर करता हूं। वो उसका सर थपथपाते अंदर की तरफ बढ़ गए थे। सिकंदर साहब उजवा को आज खुश देखना चाहते थे। काली की इस दिन घर में आकर धमकाने के बाद उसकी मुस्कुराहट कहीं खो सी गई थी। जाने उजवा को क्यों ऐसा महसूस हो रहा था, कुछ गलत होने वाला है। उसका दिल घबरा रहा था। वो अपनी सोचों में गुम लाउंज में सोफे पर खोई खोई सी बैठी थी, जब रमीज साहब के साथ अली भी उनके साथ जाने के लिए तैयार खड़ा था। उसका दिल कर रहा था वो इन्हें रोक ले। अली का मासूम चेहरा इस वक्त जगमगा रहा था। बाप का हाथ पकड़े आज वो ढेर सारी चॉकलेट और आइसक्रीम खरीदने का बोल चुका था। पापा, मेरा दिल घबरा रहा है, आप मत जाए। वो घबराहट में उनके साथ लगते हुए बोली। क्यों ना जाए पापा, हम जरूर जाएंगे। वो बहन को घुड़ता बाप को लाड से बोला। जाने उसके दिल में क्या समाई, वो बेसाख्ता उसे खुद में भेज चुकी थी। फिर उसके माथे पर मोहब्बत से बोसा दिया। मेरा शहजादा, वो उसका मासूम चेहरा देखते हुए बोली। वो भी बहन की मोहब्बत पर निहाल हो गया। अभी मैं आपके लिए भी ढेर सारी चीजें लाऊंगा, आप बेफिक्र हो जाएं। उसके रुखसार पर बहते आंसुओं को साफ करते हुए बोला। उसके नन्हे दिमाग में उसके रोने की जो वजह समझ आई, वो बेसाख्ता जुबान पर लाते बोला। ओके, मैं इंतजार करूंगी, जल्दी आना। आप ही का दिल नहीं लगता अपने अफलातून के बगैर। वो उसका गाल थपथपाते पीछे हो गई। वो कहाँ जानती थी कुछ इंतजार हमेशा के लिए रह जाते हैं। उसका ये इंतजार उसके लिए नासुर बनने वाला था।
ये तकरीबन रात का वक्त था। ढेर सारी चीजें लेने के बाद वो बाप के साथ खुश खुश घर आ रहा था। इन सब में भी वो उज़्वा की पसंदीदा आइसक्रीम लेना नहीं भूला था। पुलिस जीप में मौजूद रमीज ने मोहब्बत से अली के चमकते चेहरे को देखा। आज उनके सर से जैसे एक बोझ सिरक गया था। कहीं ना कहीं इन्हें लगता था कि वो उज़्वा के लिए गलत फैसला कर गए हैं। इन्हें कहाँ खबर थी शरीफ सा दिखने वाला जुबैर ऐसा कुछ भी कर सकता है। वो अपनी सोचों में गुम थे जब इन्हें गाड़ी डिसबैलेंस होती महसूस हुई थी। जैसे इनकी गाड़ी कुछ कम रश वाले इलाके में आई। काली के बॉस के आदमी जो इन्हीं का पीछा कर रहे थे उन पर हमला कर गए। इस वक्त उसका बॉस शदीद गुस्से की हालत में था क्योंकि उनकी वजह से उनका करोड़ों का नुकसान हो चुका था। वो गुस्से में तिलमिलाया फिर रहा था। दूसरा काली उनका बहुत खास बंदा था जिस पर उसने हाथ डाला था। अब वो तभी पुरस्कून होता जब उनकी मौत के परवाने पे दस्तखत होते। रमीज के बेसाख्ता अली को रात के इस पहर अपने साथ लाने का फैसला गलत लगा। उन्होंने बेसाख्ता उसे अपने हिसार में लिया था, लेकिन आज उनकी कोई भी तदबीर काम नहीं आने वाली थी। काली के आदमी अपनी गाड़ी को उनकी जीप के सामने की तरफ लाते उन पर गोलियों की बौछार कर चुके थे। रमीज साहब ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की, मगर कहाँ वो अकेले इन लोगों का मुकाबला कर सकते थे। उनकी गोलियां जल्द ही खत्म हो गई और उनकी तरफ से हमला रुकते वो मजीद नजदीक आते। एक साथ की कई गोलियां उन पर बरसाते चले गए। एक साथ कई गोलियां उनके सीने में पेवस्त हुई जो उनके वजूद को साफ कर गई। एक गोली अली के नन्हे जिस्म में भी पेवस्त हुई और वो भी मौका पर ही दम तोड़ गया। वो लोग दो जिंदगियों का चिराग बुझाते ही फतह के जश्न में वहां से निकलते चले गए। उनके मुर्दा वजूद जाने कितनी देर यहाँ पड़े रहने वाले थे। जब सिकंदर साहब और उज़्वा को इस जानलेवा हकीकत के बारे में पता चला तो वो संभलने में ही नहीं आ रहे थे। उज़्वा तड़प तड़प कर रोती बाप की मैयत पर सर टिकाए बैठी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सब हकीकत है। उसे ये कोई डरावना ख्वाब लग रहा था। वो इससे बेदार होना चाहती थी, मगर ये तो वो हकीकत थी जो असदे की तरफ मुंह खोले उसके लिए खड़ी थी। कभी बाप का मुस्कुराता चेहरा उसे बेतहाशा निढाल कर देता तो कभी अली की मासूमियत से भरपूर शरारतें याद आती तो वो अंगारों पर लौट जाती। वो यतीम हो चुकी थी। वो इस वक्त जिस कर्ब में थी कोई भी उसकी तकलीफ का अजाला नहीं कर सकता था। जाने वालों को कौन रोक सकता है, मगर उनके साथ जैसे उसकी जिंदगी भी रुक गई थी। अपने दादा जान के सीने से लगती वो अक्सर यही कहती थी, दादा जान ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं हूँ इन सब की कसूरवार। ये वो जख्म था जो भरने से भी नहीं भर रहा था। वो कहते हैं ना कि जाने वालों के लिए नहीं रुका जा सकता। उसे भी ये अजियत भरी जिंदगी जीनी थी अपनी प्यारे दादा जान की खातिर। जख्म तो ना भरे थे, मगर रफ्ता रफ्ता उसने खुद को संभाल लिया था। जिंदगी की गाड़ी सुस्त रवि से रवां दवा थी। इस वाक़े को गुजरे 6 महीने से ज्यादा हो गए थे जब उसे खबर मिली थी कि काली जेल से फरार हो गया है। वो अब अपना आखिरी रिश्ता खोने की मुतम्मल नहीं थी, मगर अपनी इज्जत भी जान से बढ़कर अजीज थी। इसलिए दिल पर पत्थर रखते अपने इस आशियाने को छोड़कर जाने का फैसला किया जिसे उन्होंने मोहब्बत से सींचा था। यहाँ की दरो दीवार पर उनकी कई खुशियां रकम थी, मगर वो सब कुछ छोड़ती सिकंदर साहब को लेती एक छोटे से गाँव में जा बसी। दाजान ने उरीद को भुलाकर उसे उज़्वा के माजी से आगाह किया और वो उसकी शादी वाली बात बोल करके बाकी सारी हकीकत बता गए। ये हकीकत उन्होंने घर पर किसी को नहीं बताई थी। वो उज़्वा को एक मजबूत पनाहगाह देना चाहते थे। उसकी हिफाजत का इंतजाम वो खुद भी कर सकते थे, मगर उन्हें यकीन था कि उनका पोता उनसे बेहतर उसकी हिफाजत का इंतजाम कर सकता था। उरीद को हकीकत जानकर वाकई उस लड़की से दिली हमदर्दी महसूस हुई थी। वो इस मुल्क का मुहाफिज था। वो इस लड़की के लिए इतना तो कर सकता था कि वो बगैर किसी खौफ बगैर किसी डर के अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार सके। उज़्वा को आज यहाँ रहते 1 हफ्ता हो चुका था। सबने उसकी मोहब्बत और मान दिया था। इस 1 हफ्ते में वो जुमेरा से भी मिल चुकी थी। उसे वो प्यारी सी लड़की बहुत अच्छी लगी थी। ये सब वक्त सुबह का वक्त था जब वो अपने लिए चाय बनाकर लाउंज में चली आई। यहाँ सब दोपहर का खाना और डिनर एक साथ करते थे, मगर नाश्ते के लिए तकरीबन सबको आज़ादी थी क्योंकि सबकी टाइमिंग अलग थी। किचन में महानूर और हाजरा सबके लिए नाश्ता बनाने में मसरूफ थी क्योंकि अभी उनकी बेसब्री बेटियां आकर भूख भूख का शोर मचाती। लेकिन सबसे पहले वो उरीद का नाश्ता तैयार करती थी। उरीद पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस सीढ़ियां उतरता नीचे आए जब उसे लाउंज के सोफे पर उज़्वा बैठी नजर आई जो हाथ में चाय का कप पकड़े छोटे छोटे घूंट लेती कुछ सोचने में मसरूफ थी। कल रात तक तो उसे इस लड़की से कोई सरोकार नहीं था, लेकिन अब उस पर हुए जुल्म को जानने के बाद उसकी आंखों में हमदर्दी के साथ नरमी भी थी। उज़्वा जो अपनी सोचों में गुम थी, बूटों की भारी धमक की आवाज पर चौंक कर सामने देखा जहां पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस उरीद नीचे आता हुआ नजर आया। उसके जहन में झमाका हुआ और वो पीछे अपनी शादी की रात वाले दिन सड़क पर जब तन्हा किसी की मदद के लिए खड़ी थी इसी कैफियत में चली गई। यही तो था वो जिसने बाहिफाजत उसे घर पर पहुंचाया था। उसी रात उसका यकीन इस वर्दी पर और मजबूत हो गया था। उसके लिए तो इसका मुहाफिज था क्योंकि जिस पर वो सड़क पर तनहा खड़ी थी कुछ भी हो सकता था उसके साथ। रात को यकीनन यही बंदा था क्योंकि बाकी घर वालों से तकरीबन वो मिल चुकी थी। रात को उसका चेहरा ठीक से देख ना पाई थी क्योंकि रात को जल्दी मध्यम सी रोशनी में शायद वो तो उसके नकुश देख चुका था, जबकि वो खुद इस जगह पर खड़ा था जहां लाइट उसके चेहरे के नकुश दिखाने में नाकाम रही थी। उज़्वा की आंखों में इसके लिए इज्जत था, एहतराम था, क्योंकि वो मरकर भी इसका एहसान नहीं भूलने वाली थी क्योंकि उज़्वा आफरीदी एहसान फरामोश नहीं थी। और चलता हुआ उसके नजदीक ठहर गया।
मुझे अफसोस हुआ तुम्हारे बारे में जानकर, पर तुम्हें यकीन दिलाता हूँ तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। अब कोई खाली तो क्या, कोई और भी तुम्हारे नजदीक नहीं भटक सकता। वो उसके नजदीक ठहरता मजबूत लहजे में बोला। उसकी आंखों में कहीं भी शनासाई की चमक नहीं थी, यानी वो उसे नहीं पहचान पाया था। शायद इस वक्त उसका चेहरा ढका हुआ था और इस वाकये को गुजरे 1 साल से भी ज्यादा का अरसा गुजर चुका था। उसवा ने नासमझी से नजर उठाकर उसकी तरफ देखा कि वो क्यों उसकी हिफाजत करेगा। दाजान के लिए तुम खास हो और वही चाहते हैं मैं तुम्हारी हिफाजत करूं, इसलिए मैं तुम्हारी हिफाजत का जिम्मा खुद पर ले चुका हूं। वो उसकी आंखों में उभरते सवाल को पढ़ चुका था, इसलिए वजाहत देने वाले अंदाज में बोला, शुक्रिया, मैं आप सबकी बेहद मशकूर हूँ जो एक अनजान के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। मैं आप लोगों का यह एहसान कभी नहीं चुका सकती। वो पापा और भाई को याद करते झिलमिलाती हुई आंखों से बोली थी। उनको तो वो जब जब याद करती तब तब उसकी आंखों से बरसात होने लगती थी। उरीद ने उसकी बहती आंखों को अफसोस से देखा। गोरी रंगत, तीखे नकुश, हैजल ब्राउन चमकती आंखें जिस वक्त आंसुओं से भरी थी, छोटी सी नाक जो रोने से सुर्ख हो रही थी। वो लड़की वाकई बेतहाशा हसीन थी। उरीद ने पल में उस पर से नजरें हटाई थी। मन ही मन में खुद को डिपटा। उसे समझ न आई अब उसे क्या कहे, जब उसकी मामा ने किचन से ही उसे नाश्ता करने के लिए पुकारा। उसने सीढ़ियों से उतरती नुशवा को देखा जो उसे रोता देखकर उसकी तरफ ही आ गई थी। क्या हुआ आप ही, आप रो भी रही हैं? वो तशवीश से उसका सुर्ख चेहरा देख रही थी। कुछ नहीं, बस पापा की याद आ गई। वो अपने आंसू पहुंचते जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली। और ईद ने कुछ दूर से ये धूप छांव का मंजर देखा। उसकी आंखों को यह मंजर बेहद भाया था। फिर मजीद वहां एक भी मिनट रुके बगैर हटता चला गया। अनुष्वा आज विनी से लेट हो चुकी थी। वो तकरीबन भागते हुए क्लास में पहुंचना चाह रही थी। अपनी लेट उठने वाली आदत पर वो अक्सर नाला रहती थी, या अल्लाह बस आज के दिन बचा लें, बस उस मनहूस मिस्टर बदतमीज का चेहरा ना दिखाना। जिस दिन उसको देखती हूँ कोई ना कोई काम खराब हो जाता है। तेज तेज कदम उठाते साथ साथ उसका बुड़बुड़ाना भी जारी था। आहान का कहना था कि उसकी जुबान कैंची से भी तेज चलती है। जिस वक्त भी फराटे भर रही थी, आहान जो बदकिस्मती से उसके पीछे आ रहा था उसकी जुबान के जौहर मुलाजा कर चुका था। अपने बारे में उसकी घोर अफशानियां सुनकर उसे तप चढ़ी थी। मासूम सी दिखने वाली लड़की को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो यूं भी जुबान के जौहर दिखा सकती है। शुक्रिया मिस नॉन स्टॉप, बहुत अच्छा बोल लेती हैं आप। आपको तो कहीं मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए। वो उसके पीछे से ही तंजी अंदाज में बोला। विश्वा के चलते कदमों को ब्रेक लगी। बड़ी बड़ी आंखें सदमे से और बड़ी हो गईं। जुबान को भी ताला लग चुका था। उसने आंखें मीचते दुआ की कि ये उसका वहम हो और पीछे कोई ना हो। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा वो खूंखार नजरों से उसे ही घूर रहा था। मैंने तुम्हें बदतमीज नहीं कहा, वो उसे सामने देखते गलत बोल गई। बिल्कुल, तुमने मुझे सिर्फ बदतमीज नहीं साथ में मनहूस भी कहा, और शायद मेरी शक्ल देखने से तुम्हारे काम भी खराब हो जाते हैं। वो उसे देखता ये मुलाहिजा करवा चुका था कि वो सब सुन चुका है। मैंने कुछ नहीं कहा, आपको गलत फहमी हुई है, मुझे क्लास से देर हो रही है। वो उसके माथे के बलों को देखते भागने वाले अंदाज में वहां से निकलती चली गई। बेवकूफ, वो उसके यूं डरकर यहाँ से भागने के अंदाज पर बोला। माजी, मामा जल्दी से कुछ दे दें, बहुत भूख लगी है। वो कॉलेज से आते यूनिफॉर्म चेंज करते ही नीचे आ चुकी थी। सामने ही अपनी माँ को किचन में काम करते देख लाड से बोली। महानूर पहले ही गुस्से से भरी बैठी थी। 2 दिन से बेटी की लापरवाही और दामाद की बेशर्मी मुलाजा कर रही थी। 2 दिन ही हुए थे मैडम को यजान से पढ़ते, और वो पढ़ते पढ़ते सो जाती तो उनका बेशर्म दामाद बड़ों की मौजूदगी की परवाह किए बगैर उसे गोद में उठाकर उसके कमरे तक पहुंच जाता था। आज वो उनके हत्थे चढ़ गई थी। अब उसकी क्लास पकी थी। इधर आओ जरा, मुझे ये बताओ रात को कितने बजे पढ़कर फारग होती हो? वो उसका मासूम चेहरा देखकर बोली। मामा ये तो मुझे याद ही नहीं, मुझे तो रोज पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। वो मासूमियत से पूरे लहजे में बोली। तो कमरे में कैसे पहुंचती हो ये पता है कि ये भी नहीं पता? वो उसके खूबसूरत नकुश को देखते हुए तंजिया बोली। ओह, ये तो मैंने वाकई नोट नहीं किया। उसके लहजे में अभी भी वही सादगी थी। 2 दिन ही तो हुए थे कि उसको यजान से पढ़ते। वो नींद की बेहद कच्ची थी। उसको जल्दी सोने की आदत थी, इसलिए पढ़ते पढ़ते कब नींद आ जाती थी उसे पता भी ना चलता था। महानूर का दिल किया अपना माथा पीट ले। तुम्हारा वो शौहर तुम्हें 2 दिनों से बड़ों की मौजूदगी का लिहाज किए बगैर गोद में झुला झुला कर छोड़कर आता है, और एक ये मेरी बेवकूफ बेटी जिसे जमाने का भी होश नहीं रहता। अब तुम्हारा निकाह हो चुका है, थोड़ी अक्लमंदी का ही मुजाहरा कर दिया करो। वो उसके सर पर चित लगाते हुए बोली थी। माँ की बात पर पल में उसका चेहरा गुलाबी हुआ था। वो वाकई बेशर्म था। उसका निकाह वाला अंदाज याद आया तो चेहरे की सुर्खी में मजीद इजाफा हुआ। महानूर ने उसके चेहरे पर बिखरे हसीन रंगों को देखा तो हमेशा उसके खुश रहने की दुआ मांगी। तो आप यज़ान को कहिए मुझे दोपहर में पढ़ाया करें, रात को मुझे नींद आ जाती है। कुछ पल में वो खुद को संभाल चुकी थी, इसलिए माँ को अपने मुफीद मशवरों से नवाजते हुए बोली। शाबाश बच्चा, ऑफिस का सारा काम छोड़कर तुम्हें दोपहर को पढ़ाने आ जाए महारानी साहिबा। वो उसे लताड़ने वाले अंदाज में बोली। वो माँ के पल में रंग बदलने पर झुंझला कर रह गई। अभी वो इसे बेशर्म कह रही थी और अभी वो उसकी साइड ले रही थी। उसने नाराज नजरों से उनकी तरफ देखा। उनके निकाह को 1 साल होने वाला था। इस 1 साल में वो उसे अच्छे से अपनी मोहब्बत का यकीन दिला चुका था। वो ना सिर्फ उसकी मोहब्बत पर यकीन कर चुकी थी बल्कि वो खुद भी उसकी मोहब्बत में जकड़ी जा चुकी थी। उसकी मोहब्बत में उसके लिए मान, इज्जत, फिक्र और वफा थी। फिर वो कैसे ना यकीन करती। आज उनके जानने वालों में शादी थी। सब जाने के लिए तैयार खड़े थे, जबकि सिर्फ
मीरू ही तैयार ना थी, वजह इसके कॉलेज में आज उसका बहुत अहम टेस्ट था जिससे वो अभी कुछ देर पहले लौटी थी। कहा भी था इस लड़की को कि आज छुट्टी कर ले, वैसे तो हमेशा छुट्टी के लिए तैयार रहती है। ना जाने कौन सा टेस्ट निकल आया था। महानूर उसे डांटते हुए बोली, उसकी वजह से सब लेट हो रहे थे, मामा टेस्ट था। वो मिनमिनाने वाले अंदाज में बोली। उनके डांटने पर अब वो रूहानसी हो गई थी। चची इसे मत डांटे, आप लोग जाएं, मीरू को मैं ले आऊंगा। वो उसका लटका हुआ चेहरा देख फौरन महानूर से बोला था, हाँ भाई तुम सही बिगाड़ रहे हो इसे, पहले कम लापरवाह थी जो तुम, अब इसे और बच्ची बनाते जाओ। वो मीरू को घूरते हुए वहां से चली गई। शुक्रिया मामा की डांट से बचाने के लिए। वो महानूर के जाते ही चहकते हुए बोली थी, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो इस बार चची की डांट से मैं भी बचा नहीं पाऊंगा। वो उसकी कनपटी चूमता उसको जाने का इशारा कर चुका था। सारे घर वाले जा चुके थे। जब वो लॉन्च में बैठा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था, जबकि मीरू अपने कमरे में तैयार हो रही थी। मीरू अभी नहाकर सिंपल सा गुलाबी फ्रॉक पहनते बाहर निकली थी। उसने जल्दी से बाल खुश्क किए। टाइम काफी हो चुका था। उसे एक बार फिर महानूर के खतरनाक तेवर याद आए थे। उसने परेशानी में बाहर की जानिब कदम बढ़ाए, जहां वो लाउंज में सोफे पर बैठा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। वो ग्रे पैंट कोट में शादी के मुताबिक तैयार हुआ बेतहाशा हैंडसम लग रहा था। मीरू ने ऊपर रेलिंग से ही उसकी तैयारी को मुलाहिजा किया और दिल ही दिल में उसकी नजर उतारी। उसे देखते उसके चेहरे पर पुरस्कून सी मुस्कुराहट उभरी। फिर उसे देखते शरारत से गोया हुई, आफंदी साहब जरा ऊपर आइएगा, मलका आलिया को आपकी मदद की जरूरत है। उसकी शरारती आवाज पर यजदान ने हैरत से ऊपर की तरफ देखा। जब वो महज उसकी पुश्त देख सका, वो पलटती हुई कमरे की तरफ चली गई थी। उसकी आफंदी साहब कहने पर यजदान के होंठों पर मुस्कुराहट उभरी। उसने मोबाइल जेब में रखा और सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए। मेरे बाल बना दें प्लीज। जब उसने कमरे में कदम रखा, वो पलटे बगैर बोली, मुझे मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं पसंद, करली भी हैं और इतने लंबे भी, मामा कटवाने भी नहीं देती। वो मुंह बनाते हुए बोली। उसे अपने करली बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, जो हद से ज्यादा भारी थे। कटवाने तो मैं भी नहीं दूंगा जानम, वो उसके बाल बनाते हुए बोला। इतने में उसके हाथों में भर भर कर चूड़ियां पहनी थी। तब तक वो भी उसके बालों से सारी उलझने सुलझा चुका था। लो हो गया। वो उसकी तरफ देखते बोला था और उसने नरम मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली। जवाबन वो भी धीमा सा मुस्कुराई थी। उसने अपनी दोस्त को यजमान और अपने निकाह के बारे में बताया था और ये भी कि वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। उसकी दोस्त का कहना था कि मर्द सच्ची मोहब्बत नहीं कर सकता, ये मोहब्बत 4 दिन का मशगला होता है उनके लिए। उसकी बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि उसका यजमान बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, लेकिन जाने क्यों वो फिर भी चाहती थी कि यजमान की तवज्जो उस पर से कभी ना हटे। उसने बालों को लपेटकर जूड़ा सा बनाया था और फिर उसकी तरफ मुड़ी लापरवाह सी 2 लटें चेहरे पर झूल रही थी। मैं कैसी लग रही हूँ? वो उसकी तरफ मुड़ते हुए मुस्कुराते हुए बोली। यजमान ने उस पर भरपूर नजर डाली, जो हल्के गुलाबी रंग के पैरों को छूते फ्रॉक में कोई मोमी गुड़िया ही लग रही थी। गोरी रंगत में क्या क्या किया गया हल्का सा मेकअप उसके रूप को 2 आच्छा कर गया था। यजमान जैसे तिलस्मी जादू के जेरे असर आया था। जो बिस्तर पर बैठा उसकी तैयारी मुकम्मल होने का इंतजार कर रहा था, कदम कदम चलता उसके करीब आया। ब्यूटीफुल। वो उसके करीब आता जेरे लब बुड़बुड़ाया और वो उसके मजीद नजदीक होता उसके गिर्द अपना हसार कायम कर चुका था। मुझे तो पता ही था कि मैं प्यारी लग रही हूँ, वो छोटी सी नाक चढ़ाते इतरा कर बोली थी और उसके लहजे में मान था, जैसे वो इसे हर हाल में अच्छी ही लग सकती है। उसके नाक चढ़ाने पर यजमान के दिल ने एक बीट मिस की। इसे लगा कहीं उसकी ही नजर ना लग जाए। उसने फौरन अपने चेहरे का रुख मोड़ा। उसका रुख मोड़ना उसे जरा पसंद नहीं आया था। जाने उसके चेहरे को यूं मुंह मोड़ने का क्या मतलब अखज़ कर गई थी। जब हम आपके सामने हो तो आपको चेहरा फेरने की इजाजत नहीं। वो उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ते हुक्म देने वाले अंदाज में बोली। जो हुक्म मलका आलिया। वो सर को खम देने वाले अंदाज में बोला। यजदान को उसका यह अंदाज बेतहाशा अच्छा लगा। मीरू को अब अपनी पोजीशन का अंदाजा हुआ, जो उसके हिसार में उसके बेहद नजदीक खड़ी थी। उसकी गर्म सांसों की तपिश उसके चेहरे पर पड़ती उसे घबराहट में मुब्तला कर गई थी। उसका चेहरा पल में सुर्ख हुआ। छोड़ें यजदान, देर हो जाएगी, मुझे हिजाब भी लेना है। वो उसकी इंतहा की कुर्बत पर मिनमिनाने वाले अंदाज में बोली, जिसका उस पर उल्टा ही असर हुआ। वो उसे मजीद करीब कर गया। चेहरे पर झूलती लट को कान के पीछे उड़सा। जानब। वो उसके कान के नजदीक होंठ लाता कान की लो को चुमता हुआ बोला। एक हाथ से उसके जोड़े में बंधे गए बाल खोल चुका था। वो उसके हिसार में लरज कर रह गई थी। फिर अपने होंठ उसके रुखसार पर लाता नरमी से इन्हें छू गया। दिल था जो उसके नकुश में उलझता जा रहा था। दिल ने उसको छूने की दुहाई दी थी। दिल की पुकार पर वो उसके एक एक नक्श को होंठों से मोतबर करता चला गया। मीरू को अपने होंठों पर उसकी सांसों की तपिश महसूस हुई थी और वो सख्ती से आंखें मीच गई। उसकी आंखें मीचने पर वो उसकी सांसों को दसरस में ले गया था। कैसी बेखुदी छाई थी वो खुद समझ नहीं पा रहा था। मीरू उसके हिसार में कपकपा कर रह गई थी। यजमान अपनी कैफियत पर काबू पाता पीछे हटा। जल्दी से आ जाओ, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ। एक दफा फिर उसके माथे को चुमता कमरे से निकलता नीचे की तरफ बढ़ गया था। उसके जाते ही मीरू ने दिल पर हाथ रखा, जो सो की स्पीड से धड़क रहा था। उसने अपने गुलाबी चेहरे पर हाथ फेरते खुद को काबू किया। कपकपाते हाथों से दोबारा बाल बांधे, इन्हें जुड़े की शक्ल में लपेटकर खूबसूरती से हिजाब किया। फिर धड़कते दिल से नीचे की तरफ बढ़ गई। उसने दाजान के कमरे के बाहर खड़े होकर दरवाजा खटखटाया। अभी कुछ देर पहले उसे पैगाम मिला था कि दाजान उसे कमरे में बुला रहे हैं। आ जाओ उस्वा बच्चे। दाजान ने उसे दरवाजे में ही खड़ा देख अंदर आने की इजाजत दी। दाजान, आपने बुलाया, कोई काम था? वो अंदर आते हुए धीमे अंदाज में बोली। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी।
हम नहीं चाहते आप यूं घर में कैद रहो, इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपनी स्टडीज फिर से शुरू करो। वो उसकी तरफ पुरसोच नजरों से देखते हुए बोले, नहीं ताचान, मैं घर से बाहर नहीं जाना चाहती, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अब मैं अपनी जिंदगी और मुश्किलात नहीं चाहती। इसमें अब वाकई में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई भी नुकसान उठा पाती। बच्चे, आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं। अब आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप अपनी जिंदगी खुलकर गुजारोगी तो हमें लगेगा कि सिकंदर से किया वादा पूरा हो गया। अब हम कुछ नहीं सुनेंगे। हम उरीद को कहते हैं, वो मीरू की यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन करवा दें। वो दो टोक अंदाज में बोले। ख्वाहिश तो उसकी भी थी आगे पढ़ने की, इसलिए मैं सर हिलाकर रह गई। आज वो 4 दिनों बाद यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार खड़ी थी। 4 दिनों से इतनी परेशान थी कि कुछ सोच ही नहीं पाई। फिर सारी सोचों को झटक कर तैयार खड़ी थी। जब उस इंसान को उसकी परवाह नहीं थी तो फिर वो क्यों उसके लिए आंसू बहाती। अब उसने सोच लिया था वो इस इंसान के लिए एक भी आंसू नहीं बहाएगी। बैग कंधों पर डालकर वो कमरे से बाहर निकली। जब पहली नजर ही उसकी सीढ़ियों से ऊपर आते यजदान पर पड़ी, वो भी उसे देख चुका था। 2 दिनों से वो जो करने का सोच रहा था सामने खड़े मासूम चेहरे को देख उसे अपने सारे इरादे भुरभुरी रेत की मानित ढहते हुए महसूस हुए थे। क्या वो उसके साथ बेवफाई का मर्तकब हो सकेगा? क्या वो उसकी जिंदगी थी जिसे उसने खुद से दूर किया था? वो तो उसकी जिंदगी थी। इन दोनों के दरमियान ये फासले मीलों पर मुहित थे जो शायद खत्म होने से भी खत्म नहीं हो सकते थे। मीरू का सत्ता टूटा। वो अपने हवासों में आते उसके करीब से गुजरती नीचे चली गई और वो वहीं खड़ा रह गया। उसकी निगाहें अभी भी उस जगह जमी थी जहां से वो पलट कर गई थी। माजी, वो बेचैनी से कब से यहाँ से वहां टहल रही थी। बार बार नजर घड़ी की सुइयों की तरफ जा रही थी जहां 10 बजने में अभी भी 5 मिनट थे। 10 बजे उसका रिजल्ट आने वाला था। उसके पेपर्स बहुत अच्छे हुए थे। उसे उम्मीद थी कि रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। सुइयों ने जैसे ही 10 का हिंसा अबूर किया वो फौरन ही मोबाइल लेकर बैठ गई ताकि अपना रिजल्ट चेक कर सके। उसने यजदान को बिल्कुल भी नहीं बताया था कि आज उसका रिजल्ट आने वाला है। उसे यकीन था कि उसका A+ ग्रेड तो आ ही जाएगा। फिर वो खुशी खुशी यजदान को अपना रिजल्ट बताएगी। कुछ देर बाद उसकी खुशी से भरपूर चीख निकली। उसका रिजल्ट उसकी सोच से भी अच्छा आया था। वो फौरन भागती हुई यजमान के कमरे के बाहर पहुंची, क्योंकि उस सबसे पहला हक उसी का बनता था जिसने उसे इतनी मेहनत से पढ़ाया था। उसने धड़कते दिल से कमरे का दरवाजा खोला। वो सामने ही खड़ा था जो शायद अभी नहाकर निकला था, जो इस वक्त पैंट के साथ बुनियान में मलबूस था। उसकी शर्ट बेड पर पड़ी थी। अपनी खुशी में उसका हुलिया भी ना नोट कर पाई और फौरन भागती हुई उसके सीने से लगी। वो अपनी जगह स्टिल खड़ा रह गया, जो यहाँ उसकी मौजूदगी पर हैरान था। उस दिन के वाकये के बाद पिछले कुछ दिनों से उससे कुतराई कुतराई फिर रही थी। आज खुद ही उसके कमरे उसकी पनाहों में आ गई थी। उसने मुस्कुराकर उसके गिर्द हिसार बांधा था। यजदान, मेरा रिजल्ट आ गया और आपको पता है मेरा A+ ग्रेड आया है। जितना मैंने सोचा था उससे भी अच्छा रिजल्ट आया है। वो उसके सीने से लगी खुशी खुशी बोली। ये देखिए। वो उसके सीने से सर उठाते मोबाइल उसके सामने लहराते हुए बोली। यजदान ने एक नजर मोबाइल पर डाली जहां उसका शानदार सा रिजल्ट जगमगा रहा था। मुबारक हो मेरी जान। वो उसकी कनपट्टी पर लब रखते हुए बोला। चलो अब मेरी ट्यूशन की फीस दो, देखो कितना अच्छा पढ़ाया मैंने। वो अपनी मुस्कुराहट का गला घूंटता सीरियस अंदाज में बोला, आप मुझसे फीस लेंगे? वो खुफगी से उसकी तरफ देखकर बोली, बिल्कुल। तुम बीवी हो तो क्या इसका मतलब फीस माफ कर दो? वो उसकी आंखों में फैलती खुमारी को ना देख सकी। आप ऐसा करें, जितनी भी आपकी फीस है वो जमा कर लें। जब मेरी शादी होगी अपने शौहर से लेकर दे दूंगी। वो कौन सा कम थी, फौरन दो बदू अंदाज में बोली। वो उसकी चालाकी पर अश अश कर उठा। ना, इतना इंतजार कौन करे? वो फौरन सर को नफी में हिलाकर बोला था। मीरू ने सर उठाकर उसकी आंखों में देखा जहां मोहब्बत का एक जहां आबाद था। उसने हिचकिचाकर पीछे होना चाहा, जो कि अब नामुमकिन ही था। तुम्हारी ये हरी आंखें जादू करती हैं मुझ पर। वो उसकी आंखों को चूम कर बोला। वो हिसार में खड़ी अपनी जिंदगी को अपनी पास महसूस करके बेखुदा हो रहा था। मीरू को अपनी पोजीशन का अच्छे से अंदाजा हो चुका था। यजमान का एक हाथ उसकी कमर के गिर्द मजबूती से लिपटा था। वो उसके इस कदर नजदीक थी कि उसकी सांसों की तपिश उसके चेहरे पर पड़ती उसके चेहरे को झलसा रही थी। दिल अलहदा धड़क धड़क कर पागल हो रहा था। मीरू का एक हाथ उसके दिल के मुकाम पर था, जिसकी हर एक धड़कन पर उसे अपना नाम सुनाई दे रहा था। यजमान ने उसकी आंखों के बाद उसके नाक पर होंठ रखे थे। मीरू ने उसके बेबाक लम्स पर आंखें बंद की और उसके हाथों में वाज़ेह लर्जिश थी। वो उसके कांपते हाथों को अपने हाथों में लेकर होंठों से लगा गया। यज उसके अल्फाज मुंह में ही रह गए जब वो उसके होंठों पर उंगली रख चुका था। कुछ मत बोलो, मेरी मोहब्बत को महसूस करो। तुम सोच भी नहीं सकती कितनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे। वो उसके कान में मुसलसल बोलता मीठी सी सरगोशियां कर रहा था। उसके होंठ मुसलसल उसके कान की लो को छू रहे थे। वो मरने वाली हो गई थी। उसके कान की लो को छूकर उसने नरमी से अपने होंठ उसके कंधे पर रखे। मीरू ने कपकपाते हाथों से दूर करना चाहा जब वो उसके दोनों बाजू थाम कर अपनी गर्दन में डाल गया। उसकी कमर को जकड़कर खुद से और नजदीक किया और उसके इतनी बेबाकियों पर मीरू का चेहरा भाप छोड़ने लगा था। छोड़ी, वो कपकपाती आवाज में बोली, मगर वो उसकी सुन कहाँ रहा था। वो तो अपनी ही दुनिया में मगन उसके होश ठिकाने लगा रहा था। यजदान ने उसकी कपकपाती थोड़ी पर अपना बेबाक लम्स छोड़ा था।
मीरू की बस हुई थी। उसने धक्का लगाकर उसे खुद से दूर किया और जो उसकी ग्रिप ढीली होने की वजह से जरा सा पीछे हुआ, मगर उसे छोड़ा ना था। उसके भागने की चाह में भी उसकी कलाई उसके हाथ में आ चुकी थी। जाना मत, मैं अभी आया। वो उसके कहने पर वहीं खड़ी रह गई। मीरू अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखकर इसके शोर को कम करना चाहा। यजदान अलमारी की तरफ बढ़ा। उसमें से एक मखमली केस निकालकर उसकी तरफ आया। अंदर से एक खूबसूरत सा हार्ट शेप लॉकेट निकालकर केस बैग पर उछाल दिया था। एक दफा फिर उसके नजदीक आखड़ा हुआ, उसके बाल पीछे से हटाकर उसके कंधे पर डाले और वो खूबसूरत सा लॉकेट उसके गले की जीनत बनाया। फिर उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर अपने लब रखे थे। उसे पीछे से अपने हिसार में लिया। कैसा लगा तोहफा तुम्हारे अच्छे रिजल्ट की खुशी में? और उसे ये अच्छे से बावर करवाया कि वो इतना भी अनजान नहीं था। उसे अच्छे से पता था कि आज उसका रिजल्ट आने वाला है। ये लॉकेट उसने कब से उसके लिए बना के रख लिया था। उसे पूरा यकीन था अपनी मीरू पर कि वो बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी। अपनी जानम की किसी बात से मैं लापरवाह हो सकता हूँ, वो उसका रुख अपनी तरफ करते हुए बोला। इससे पहले कि वो मजीद जसारत करता, वो दरवाजे की जानिब भागी। मीरू, मैंने तुम्हें तोहफा दिया है, अब तुम भी मुझे तोहफा दो। अभी तो मैंने सिर्फ फीस ली है, अब तुम अपने रिजल्ट की खुशी में तोहफा दो। वो उसे दरवाजे की तरफ भागते देख बोला, मिठाई भिजवा रही हूँ, अच्छे से खाइएगा, मुंह भी मीठा हो जाएगा। वो उसे देखे बगैर चपाक से दरवाजे से बाहर गई थी। वो उसके जाते दिलकशी से मुस्कुराया। तेरे इश्क की है जुस्तजू, तेरे इश्क की है जुस्तजू, तेरी कुर्बतों का सवाल है, मेरी सांस है जो रुआं रुआं, तेरी चाहतों का कमाल है। हार पागल मत बनो यजदान, तुम इन सब में मीरू को मत घसीटो, वो बहुत मासूम है, ये ना हो बाद में पछताते रहो। नेहा ने उस अड़ियल को समझाना चाहा जो मुसलसल एक ही गर्दान कर रहा था। तुम मेरे दर्द को कभी समझ नहीं सकोगी। वो बेतासुर निगाहों से उसकी तरफ देखकर बोला, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी कंडीशन, पर तुम नहीं समझना चाह रहे। क्या तुम मीरू को दुख पहुंचाकर खुश रह सकोगे? वो सवालिया नजरें उसके चेहरे पर गाड़ते बोली। उसके दिल ने दुहाई दी कि वो नहीं रह सकता मीरू के बिना, मगर उसने दिल की सरगोशियों पर कान लपेट लिए। हाँ, रह लूंगा। एक बार उन सबको भी मालूम होना चाहिए कि तकलीफ क्या होती है। मेरी माँ की तकलीफ मैं नहीं भूला, ना ही किसी को भूलने दूंगा। वो आंखों में सुर्खी लिए बोला। नेहा जो उसकी अच्छी दोस्त थी, उसके इरादों से उसे पास रखना चाह रही थी। वो नहीं चाहती थी कि मीरू को दुख देकर वो खुद भी तकलीफ में मुब्तला हो। आखिरी बार सोच लो, ये ना हो मैं तुम्हें पछताने का भी वक्त ना मिले। उसने अपनी आखिरी सी कोशिश की, मगर वो तो कान लपेट कर बैठा था। नेहा ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। उसने अपनी पूरी कोशिश की थी, मगर वो कुछ समझना ही नहीं चाहता था। सारम आहान और अपने ग्रुप के साथ बैठा था जब वो उसे दूर से ही अपनी दोस्त के साथ आती दिखाई दी, जो सर पर सूट के हमरंग हिजाब बांधे दुपट्टा एक साइड पर टिकाए उसे अपनी अपनी सी लगी थी। पहले दिन से ही वो लड़की इसे मुसलसल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। वो बुरी तरह दिल के हाथों बेबस हुआ था। उसकी शर्मई आंखों में उसका दिल बुरी तरह डूबा था। आहान ने उसकी महवियत नोट करके उसकी नजरों का जाकिया देखा तो पहली नजर उसकी नुशवा पर ठहरी, मगर वो उसको नहीं, माहा को देख रहा था, जो बुरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जो था, जो उसकी बातों का भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। अच्छी लड़की है और मासूम भी। अगर तू उससे शादी करना चाहता है तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगर तू टाइम पास करना चाहता है तो वो हद से ज्यादा मासूम है, इसलिए तुझे ऐसा मैं करने नहीं दूंगा। वो उसकी महवियत नोट करता उसके कंधे पे हाथ रखते बोला था। वो चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू सोच रहा है, मैं उसे नहीं देख रहा। वो खुद को लापरवाह जाहिर करता इधर उधर देखते हुए बोला, ऐसा ही हुआ हो तो अच्छा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये रोग तू पाले। वो जवाबन बोला। सारे महज नजरें चुराकर रह गया था। वो यूनी से वापस घर जा रही थी। आंखों में वही हमेशा वाली उदासी थी। चेहरा हद से ज्यादा संजीदा था। गाड़ी रुकिए काका। वो ड्राइवर को गाड़ी रोकने का कहते पूरी तरह बाएं तरफ रुख मोड़कर बैठ गई। उसे इस शख्स पर यजमान का गुमान हुआ था, इसलिए उसने गाड़ी रुकवाई थी। जब उसकी नजर सड़क के बाईं तरफ पड़ी, उस शख्स की एक साइड नजर आ रही थी, मगर उसे तो वो आंखें बंद करके भी पहचान सकती थी। वो यजमान था, मगर उसके साथ एक लड़की को देखकर उसका दिल जोरों से धड़का। वो सामने होटल से निकलते बातें करते बाहर की तरफ आ रहे थे। अब उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर उसके सामने था। यजदान ने उसे नहीं देखा था, मगर वो उसे देखकर मुकम्मल साख्त हो गई थी। अब वो लड़की उसकी कार का फ्रंट डोर खोलकर बैठ चुकी थी, मगर उसकी आंखों में धुंध छाने लगी। उसकी आंखों में माजी का एक एक मंजर पूरी शिद्दत से लहराया। माजी। इन दिनों वर्दा उनके घर पर मौजूद थी। वर्दा के ही इसरार पर वो इन्हें बाहर लेकर जा रहा था। वो तो अकेली उसके साथ जाना चाहती थी, मगर वो मीरू को भी साथ शामिल कर चुका था, जिससे उसका खुशगवार मूड बुरी तरह गलत हुआ था। वर्दा को वो लड़की जहर से बुरी लगी, जो यजमान की जिंदगी में उस कदर अहमियत की हामिल थी, मगर वो मसनी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर उनके साथ बाहर की तरफ बढ़ी। वर्दा गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर खड़ी थी। उसका इरादा आगे बैठने का था, जब मीरू उसे फ्रंट डोर खोलते देख 2 कदमों के फासले पर रुक गई। यजमान उसको रुकते देख उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। मीरू, वहां क्यों खड़ी हो? आ जाओ मेरी जान। वो उसे कुछ कदम दूर ठहरे देख बोला था। मीरू ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा, जैसे वो उसकी आंखों में मौजूद हर बात पढ़ चुका था। वर्दा, तुम पीछे बैठ जाओ, यहाँ मेरी प्रिंसेस बैठेगी। वो उसकी तरफ कदम उठाते हुए बोला। पर मुझे आगे बैठना है यजमान। इसे कहो कि पीछे बैठ जाए। वो बेतहाशा इश्तियाल के बावजूद गुस्सा दबाकर बोली, नहीं, मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठने का हक सिर्फ मेरी मीरू को है। वो उसके गिर्द बाहों का हिसार बनाते उसे लिए
गाड़ी का फ्रंट डोर खोले उसे बिठा चुका था। मीरू ने जगमगाती आंखों से उसकी तरफ देखा और उसके इतने मान पर वो खिलखिला उठी थी। वरदा ने ये मंजर हसद भरी नजरों से देखा था। हाल वो बगैर किसी भी तरफ देखे फौरन कमरे में आई थी। बार बार आंखों में वही मंजर लहरा रहा था। आंखों में मिर्ची सी भरने लगी थी। नहीं यजदान जो भी कर ले मगर मेरे साथ बेवफाई नहीं कर सकते। हो सकता है वो कोई दोस्त हो। उसने बहते आंसू पोंछकर खुद को तसल्ली दी मगर कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि एक दफा फिर आंसुओं की लकीर फिर से रुखसारों पर फैलने लगी। उसने गहरे गहरे सांस लेकर खुद को मुतमईन करना चाहा मगर दिल था जो काबू ही नहीं आ रहा था। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी मगर शराकत हरगिज नहीं। मैं आपको ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। अगर आपने कभी ऐसा करने का सोचा भी तो आपकी मीरू मर जाएगी। वो जियानी अंदाज में रोते हुए बोली थी। वो जो कुछ देर पहले खुद से अहद कर चुकी थी कि वो उस इंसान के लिए एक आंसू भी नहीं बहाएगी, अब उसी के लिए बेतहाशा रो रही थी। दिल बार बार कह रहा था कि उसके कमरे में जाए और उससे जवाब तलब करे मगर दिमाग बार बार इज्जत नफ्स की दुहाई दे रहा था। वो वहीं जमीन पर बैठती चेहरा घुटनों पर टिकाती शिद्दतों से रोने लगी। इश्क दे रोग दा किते ना दारू, इश्क दे रोग अवले, अकला शकलां वाले किते इश्क ने कमले झल्ले, रसवाइयां ते ख्वारियां बाजो कुछ नहीं इश्क दे पल्ले, ओ बर्बाद किए हुए घर हाफिज जो घर इश्क ने मिले, किते इश्क दर्द रोग ना ला बैठी जिंद वक्तां विच ना पा बैठी, यारी इश्क दे नाल ना ला बैठी, ए यार बना के लुट लैंदा ए इश्क ओ लड़वा डाकू ए, बस नैन मिला के लुट लैंदा, तंद चरखे पोने भूल जाएंगी विच गलियां दे रुल खुल जाएंगी, विच गलियां दे रुल खुल जाएंगी, ए भार ना कदरे चा बैठी, कीते इश्क दा रोग ना ला बैठी, जग है निशाना इश्क दा, घर घर फसाना इश्क दा, मंजिल है गहरी इश्क दी, वखरी कचहरी इश्क दी, जंगल च डेरे इश्क दे, अरशां ते फेरे इश्क दे, सदा रजा मतलूब दी, सदा ए गल महबूब दी, करदा किसे दा कख नहीं, कुली दा छड़दा कख नहीं, रखदा अकल ना वीर ए, कीता दे जमदा पीर ए, चमड़ा लहाया इश्क ने, भुल्ला नचाया इश्क ने, किथे इश्क दा रोग ना ला बैठी, बिन झिल्ली रोए हसेंगी, रातां नू उठ उठ नसेंगी, सुध बुध ना किथे गवा बैठी, किते इश्क दा रोग ना ला बैठी, होए सटाया इश्क ने, मिसल वकाया इश्क ने, करदा किथे ए जारियां, बख्शे किथे सरदारियां, लुटी जुलेखा इश्क ने, किथे जीतदा किथे हारदा, किथे डुबदा किथे तारदा, मुंह चुम लैंदा दारदा, अग्गां च छाला मारदा, पत्थर पवाए इश्क ने, दंद भी कढ़ाए इश्क ने, जहरा किसे लई घोलदा, मुंह भी कुछ नहीं बोलदा, वखरी न्याज ए इश्क दी, वखरी नमाज ए इश्क दी, सजना नू फिरदा तोलदा, हाफिज ए दर दर बोलदा, किथे इश्क दा रोग ना ला बैठी, इन्हें हीर लई जहरा घोलियां ने। वो धड़कते दिल के साथ आज दूसरी दफा उसकी गाड़ी में उसके साथ मौजूद थी। पहली दफा तो शायद वो जानता तक नहीं था कि उसके साथ बैठा वजूद है कौन। वो गहरा सांस भरकर रह गई थी। क्या थी उसकी जिंदगी और क्या बनकर रह गई थी। सिर्फ इस वजूद की वजह से जो कहने को उसका शौहर था, जिसकी बुज़दिली की वजह से वो सब अपनों को खो चुकी थी। उसकी आंखों के किनारों में हल्की सी नमी चमकी। काश वो वापस जाकर उस पल को मिटा सकती जब वो जुबैर शुजाअत की जिंदगी में शामिल हुई थी। उसे शिद्दत से उस इंसान से नफरत महसूस हुई जो उसे जरा सी तहफ़्फ़ुज़ भरी छत ना दे सका। इस पल उसे ये गैर लोग उससे 100 गुना अच्छे लगे जो ना सिर्फ उसे तहफ़्फ़ुज़ भरी छत दे रहे थे बल्कि उसकी ख्वाहिशात का भी एहतराम कर रहे थे। उस पल वो एक नामहरम के साथ तन्हा थी मगर उसे उसकी इज्जत का जरा खौफ नहीं था क्योंकि साथ बैठा वजूद मुहाफिज था, लुटेरा नहीं। शायद ये तरबियत का भी असर था कि वो हर लड़की को इज्जत की निगाह से देखता था। इस पल उसे हाजरा बेगम याद आई। उसे वाकई वो एक मलका लगी जिसने उसकी इतनी अच्छी तरबियत की थी। वो एक फर्माबरदार बेटा होने के साथ एक फर्माबरदार पोता भी था। उसके हिसाब से मर्द की सबसे अच्छी चीज थी कि उसे औरत की इज्जत करनी आनी चाहिए। उस मर्द से जुड़ी औरत कभी उसे खौफ महसूस ना करे। वो उसको जितना जान पाई थी उसने यही नतीजा अखज़ किया था। अभी तक तो वो उसकी सिर्फ अच्छाइयाँ देख पाई थी। हर इंसान मुकम्मल नहीं होता। अगर इंसान में खूबियाँ होती हैं तो कहीं ना कहीं खामी भी मौजूद होती है। वो सारी सोचों को झटकती सीधी हो बैठी। आज खुदाजान के कहने पर अपनी मसरूफ रूटीन से वक्त निकालकर उसका एडमिशन यूनी में करवाने आया था। मीरू सुबह यूनी के लिए निकल चुकी थी। वो उससे कुछ देर बाद निकले थे। वैसे तो यूनी में दाखिले बंद हो चुके थे मगर अब ना जाने कैसे वो उसका यूनी में दाखिला करवाने आया था। आ जाओ, यूनी आ चुकी है। वो उसे सोचों में डूबा देख गाड़ी यूनिवर्सिटी के बाहर रोकते हुए बोला था। उस बात में सर हिलाकर बाहर निकल आई। वो आगे चलता उसे पीछे आने का इशारा कर चुका था।
वो उसे लेकर प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ बढ़ा। प्रिंसिपल ने पुरजोश तरीके से उसका खैर मकदम किया था। वो भी उनसे निहायत अकीदत से मिला था। कैसे हैं सर? वो कुर्सी संभालता उसे भी बैठने का इशारा कर गया। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी जा रही है नौकरी यंग मैन? वो जवाबन धीमा सा मुस्कुराकर बोले, अच्छी जा रही है। एक्चुअली ये मेरी कजन है। कुछ वजूहात की बिना पर उसका टाइम पर दाखिला नहीं हो सका, बस इसलिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। उन्हीं के दाखिले की वजह से जो उसे ठीक लगा वो आसान लफ्जों में इन्हें कह गया, तुम फिक्र मत करो, इनका दाखिला पक्का समझो, ये एडमिशन फॉर्म है, इसे फिल कर दो। वो मुस्कुराते हुए एडमिशन फॉर्म उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोले, शुक्रिया सर, ये कब से ज्वाइन कर सकती हैं? वो एक नज़र उस पर डालते फॉर्म पकड़ चुका था। कल से ही, जैसा कि तुम जानते हो, क्लासेस शुरू हुए तकरीबन 2 माह हो चुके हैं, तो इन्हें अब सब खुद ही कवर करना होगा। प्रिंसिपल सर उससे मुसाफा करते हुए बोले, जो कि अब जाने के लिए उठ खड़ा हुआ था। श्योर। वो सर हिलाते प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकल आया। माहा का ताल्लुक एक ऐसे खानदान से था जहां बेटियों को पढ़ाया लिखाया जरूर जाता है, मगर शादी के लिए उनकी रजामंदी तक नहीं पूछी जाती। उनका बाऊ अजदाद एक गांव का रहने वाला था। उसके पापा पढ़ाई के लिए शहर आ बसे, अपना बिजनेस भी सेटल कर लिया। शादी के बाद फिर वो मुकम्मल शहर के होकर रह गए। अपनी पसंद की शादी पर उनके बाबा जान उनसे कुछ वक्त के लिए लातलक रहे, फिर खुद ही बेटे की मोहब्बत में मान गए। वो की शादी तो उनकी मौजूदगी में ही हुई, मगर शादी के कुछ अरसे बाद उनकी तरफ से बिल्कुल लातलक हो चुके थे। फिर अहमद की पैदाइश पर खुद ही मान गए। अहमद से 5 साल छोटी माहा थी। माहा के बाबा फारिस लोग 2 भाई थे। उनके बड़े भाई उनके बाप के साथ गांव में रहते थे, जिनके 2 बेटे थे। उनके बड़े बेटे हशाम से वो बचपन से ही मनसूब हो चुकी थी। उनके दादा जान को ये डर था कि कहीं माहा की शादी खानदान से बाहर ना हो जाए, इसलिए वो अपने होश में ही उसे अपने पोते से मनसूब कर चुके थे। यजदान वो उसे कमरे की तरफ बढ़ता देख पीछे से ही आवाज देते रोक चुके थे। यजदान ने मुड़कर सवालिया नजरों से देखा। आज उसे आए 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त हो चुका था। आज उन्होंने पहली बार ही उसे मुखातिब किया था। उनके लहजे में बात करते हुए जो नरमी अक्सर उसके लिए पाई जाती थी, वो उनके लहजे में मफकूद थी। मुझे कुछ बात करनी है, कुछ देर के लिए मेरे कमरे में आओ। वो उसके सवालिया नजरों को खुद पर पाकर अपनी बात कहते कमरे की तरफ बढ़ गए। वो गहरा सांस लेते उनके पीछे ही आ चुका था। कुछ वक्त के लिए कमरे में जाम खामोशी छाई रही। जब दाजान की आवाज ने इस खामोशी को तोड़ा, क्या चाहते हो अब तुम? वो उसे संजीदगी से देखते हुए बोले, आप किस बारे में बात करना चाह रहे हैं? वो अनजान बनते बोला, मीरू के मुतालिक बात कर रहे हैं। बोलो अब क्या चाहते हो? उसका यूं अनजान बनना इन्हें एक आंख ना भाया था। मैं क्या चाहता हूँ, होता तो वही है जो आप चाहते हैं। किसी के चाहने ना चाहने पर अब कौन सा फर्क पड़ता है? वो उन्हें देखकर तंजिया लहजे में बोला, यजमान अपनी हद मत भूलो, ये याद रखो कि तुम किससे बात कर रहे हो। वो धारते हुए रूपदार आवाज में बोले, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस अपना वो वादा याद कर लो जो तुमने निकाह से पहले किया था कि तुम मीरू को खुश रखोगे। अपना ये वादा तुम एक बार तोड़ चुके हो, उसके बावजूद अपनी बच्ची की खातिर तुम्हें एक मौका दे रहे हैं। वो इस दफा गुस्से पर काबू पाकर तहम्मुल से बोले, वरना उसकी बदतमीजी इन्हें जरा पसंद नहीं आई थी। वह क्या कहने आपके, जब बात अपनी पोती पर आई तो जान लबों पर आ गई, पर मेरी माँ पर जब सौतन ला रहे थे तब कोई ख्याल नहीं आया। मेरी माँ की मौत के जिम्मेदार आप सब लोग हैं। उसकी आंखों में कर्ब सा फैलता चला गया। आयशा की मौत का दुख हमें भी है, मगर वो एक कुदरती मौत थी, इसमें किसी का भी अमल दखल नहीं है। वो उसकी बात का बुरा मनाए बगैर समझाने वाले अंदाज में बोले, कुदरती मौत नहीं थी, आप सबकी बेहिसी और मेरे अपने ही बाप की बेवफाई ने मारा है। आप सब वो भूल सकते हैं, मैं नहीं। उसकी आंखें जब से लाल हो रही थी। बातों को गलत रंग मत दो, जिस बात का अंदाजा ना हो उसको जाने बगैर ना बोलो। हम जानते हैं तुम किसकी जुबान बोल रहे हो। जो बातें ढकी हैं इन्हें ढका ही रहने दो। वो बड़ी मुश्किल से अपने स्टाल पर काबू पा रहे थे। महानूर चची की वजह से क्या किया ना आपने ये सब। उन्हीं के कहने पर अपनी भगोड़ी बहन को जबरदस्ती हम सब की जिंदगी में शामिल करना चाहा, और देखिए कितना बड़ा नुकसान हुआ। उनकी वजह से मेरे सर से ममता का हाथ उठ गया। वो बगैर सोचे समझे उस वजूद के लिए ऐसा लफ्ज बोल गया था जिसको वो जानता तक नहीं था। बकवास बंद करो अपनी। वो उसके मुंह से अपनी भांजी के लिए ऐसा लफ्ज सुनते गुस्से की शिद्दत से कांप उठे थे। सच सुनना चाहते हो तो सुनो, इस सब में कसूर महानूर का नहीं बल्कि वो गुस्से की शिद्दत से कांपते उसके सामने कुछ बोलते पहले ही उन्हें टोक दिया। आप खुद को महानूर चची को बेकसूर साबित करने के लिए जाने कितने झूठ बोलेंगे, मेरी माँ पर भी इल्जाम तराशी करेंगे, इसलिए मुझे कुछ नहीं सुनना। आपको मेरा फैसला जानना है, जल्द ही आपके सामने आ जाएगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो 2 टोक अंदाज में सारी बात कहता वहां से निकलता चला गया। दाजान उसकी पुष्ट को देखकर रह गए थे। ये लाशारीपुर गांव का मंजर था। सरदार वहीद लाशारी इस गांव के करता धरता थे। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा हारिस लाशारी जिनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा हशाम लाशारी, वहां का मंगेतर, छोटा सारम लाशारी, जिसे गांव का ये निजाम बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो हॉस्टल में ही रहाइश पजीर था। दूसरे फारिस लाशारी जिसका बड़ा बेटा अहमद और छोटी माहा लाशारी, वो हवेली से बाहर कदम रखता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। ड्राइवर ने मौदब अंदाज में उसके लिए कार का पिछला दरवाजा खुला था। चाबी मुझे तो, मैं खुद चलाऊंगा। वो ड्राइवर से चाबी लेकर गाड़ी में सवार होते बोला। गाड़ी हवेली से निकालता जुन से भगा ले गया। उसका रुख गांव से जरा दूर एक हॉस्टल की तरफ था। उसकी कार हॉस्टल के बाहर आकर रुकी। उसने भारी कदम अंदर की जाने बढ़ाए। वार्डन को अपने आने की इत्तला देता वो फारिया को बाहर भेजने का पैगाम भिजवा चुका था। वो 10 कदमों से चलती उसके करीब आई, जो आज पूरे 1 महीने बाद उससे मिलने आया था। गाड़ी में बैठो। उसने करीब आकर धीरे से सलाम किया, जिसका जवाब देता वो गाड़ी में बैठने का इशारा कर चुका था।
फारिया की आंखें नमकीन पानियों से भरने लगी। उसे अपनी लातलकी का कोई जवाब ना दिया था, बस आते ही हुक्म देने वाले अंदाज में गाड़ी में बैठने का कह चुका था। इस एक माह में उसने कितनी ही फोन कॉल्स उसको की जिसे उठाने की इसने जहमत गवारा ना की। उसे खबर भी ना हुई, आंखों से बरसात होने लगी। उसने शदीद नागवारी से उसके बहते आंसुओं को देखा। किस बात का मातम मना रही हो? वो उसके आंसुओं को देखता तंजिया बोला, आप इतने अनजान नहीं बन सकते। आपकी नजर में मेरी कोई अहमियत भी है कि नहीं? आप महीनों महीनों मुझसे लातलक रहते हैं, कभी जानने की भी कोशिश की है कि मैं किस हाल में हूँ? वो शिकवा की नजरों से उसको देखकर बोली, किस चीज की कमी है तुम्हें? तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर तो रहा हूँ। दूसरा, अपनी अहमियत का अंदाजा मेरे अपने साथ होने पर लगा लो। वो नागवारी से उसे देखते हुए बोला था, साथ होने और साथ देने में बहुत फर्क होता है सरदार हशाम लाशारी, और अपनी अहमियत का अंदाजा मैं इस बात से लगा चुकी हूँ कि जिसकी फोन कॉल्स आप उठाना जरूरी नहीं समझते, जिसे महीनों आप लातलकी बरतते हैं, वो कोशिश के बावजूद आंसू जब्त नहीं कर पा रही थी। उसने फारिया की बात का जवाब देना जरूरी ना समझा, महज खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। फारिया को इस बात का शदीद रंज था कि वो महज उसकी जरूरत है। वो उसके पास तभी आता है जब उसे उसकी तलब होती थी। उसे एक मेहरबान कंधे की शिद्दत से तलब हो रही थी जिस पर सर रखकर वो अपने आंसू बहा सकती। वो उसे लेकर अपने फार्म हाउस पर आया था। उतरो नीचे। वो गाड़ी से बाहर निकलता उसे भी बाहर आने का हुक्म दे चुका था। वो बेबसी से उसे देखकर रह गई। उसने बहुत गलत जगह दिल लगाया था। सारी रात बेचैनी से गुजारने के बाद वो सुबह सुबह इस घुटन ज़दा माहौल से निकलने के लिए बाहर आ गई। आंखें सारी रात रोने की वजह से सुर्ख हो रही थी। अभी कोई भी अपने कमरे से बाहर ना आया था। वो फजर की नमाज अदा करने के बाद गार्डन में टहलने के ख्याल से बाहर आ चुकी थी। ठंडी ठंडी हवा उसके वजूद को तकवीत बख्श रही थी। यजदान जो जॉगिंग करने के गर्ज से बाहर जा रहा था, उसे गार्डन में टहलता देख वो वहीं ठहर गया। जो नजरें सामने फूलों पर टिकाई किसी गहरी सोच में गुम थी। उसकी सुर्ख आंखों को देखकर उसके दिल में बेचैनी से फैलने लगी। उसका दिल क्या उसे रोने की वजह पूछे। वो लाताल्लुक होकर बाहर की तरफ बढ़ना चाहता था, मगर वो अपनी जगह से हिल भी ना पाया। अपने दिल की आवाज पर लपैक कहता वो उसके तरफ कदम बढ़ा चुका था। वो उसके नजदीक रुककर नजरें उसके हसीन चेहरे पर टिका चुका था। मस्टर्ड रंग की सूट में वो मुरझाई मुरझाई सरसों का फूल लग रही थी, जिस चेहरे पर हमेशा गुलाबियां घुलती रहती थी, इस वक्त जर्दियां फैली हुई थी। यजदान के दिल को कुछ हुआ। इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हो? उसकी सुर्ख आंखों को देखकर वो सवाल दाग चुका था। मीरू चौंक कर उसकी तरफ देखा, जो अपनी वजाहत के साथ उसके सामने खड़ा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से उसकी तरफ देखती रही। तुम रोई हो? तुम्हारी आंखें इतनी सुर्ख क्यों हो रही हैं? वो शदीद बेचैनी से उसकी आंखों में देखकर बोला। कुछ नहीं हुआ, जाइए आप यहाँ से। वो उसकी तरफ रुख मोड़कर एक दफा फिर अपनी नजरें सामने फूलों पर टिका चुकी थी। क्या कहती कि तुम ही तो हो मेरी सारी तकलीफों की वजह। उसकी जात इतनी आराजा नहीं थी जो उसके सामने बेमोल करती। वो उसकी पुष्ट पर एक नजर डालता लंबे लंबे डग भरता वहां से निकलता चला गया। उसके जाने के बाद उसके रुके आंसू एक दफा फिर बह निकले। आप आकी अपनी मीरू को भूल चुके हैं यजदान, अब आपको मेरे आंसुओं से भी फर्क नहीं पड़ता। उसके लहजे में गहरी यासियत थी। फारिया यतीम थी, उसके आगे पीछे कोई ना था। उसके पापा 5 साल पहले इंतकाल पा गए थे। माँ का आंचल उसने कभी महसूस ही ना किया था। वो उसकी पैदाइश पर ही वफात पा गई थी। उसके पापा एक गवर्नमेंट टीचर थे। उनकी वफात के बाद अपने घर को ताला लगाकर हॉस्टल में आपसी वो बाप की पेंशन पर अपना गुजर बसर कर रही थी। उसकी मुलाकात हशाम से यूनी में हुई थी। गाँव से कुछ दूर एक यूनिवर्सिटी थी। हशाम का गाँव यूनी छोड़ने का कोई प्लान ना था, इसलिए गाँव की करीबी यूनिवर्सिटी में ही अपनी तालीम मुकम्मल की थी। हशाम की यूनिवर्सिटी का आखिरी साल था जब फारिया को उससे मुलाकात हुई। फारिया उसकी जूनियर थी और उम्र में भी उससे छोटी थी। इसे वो मासूम सी लड़की पहली नजर में ही अच्छी लगी थी। जब से होश संभाला था तब से वो जानता था कि वो अपनी कजन के साथ मंसूब है। उसने बचपन से ही अपने बाप को माँ से सख्ती करते हुए पाया था। उसका अंदाज भी कुछ कुछ वैसा था। अपने बाप को देखा देखी वो भी मर्दों को औरतों का हाकिम समझता था। उसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था। वो गाड़ी में बैठा हंसत भरी नजरों से सामने का मंजर देख रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था सामने खड़े उस वजूद को गोलियों से छलनी कर दे। कितनी मुश्किलों से जेल से भागा था। इस लड़की की खातिर उसने कितना नुकसान उठाया था। इतने महीनों जेल की सजा काटी थी, जेलरों की मार खाई थी। अब वो इसका पीछा मरकर भी नहीं छोड़ सकता था। वो लड़की किसी जुनून की तरह सर पर सवार हो चुकी थी। जब तक उस पर अपने नाम की मोहर ना लगा देता उसे किसी पल सुकून ना आने वाला था। तुम मुझसे नहीं भाग सकती बुलबुल, बहुत जल्द तुम्हें मेरी ही पनाहों में आना पड़ेगा, चाहे तो सिसकते हुए आओ या खुशी से। उसने एक कहर भरी नजर उरीद पर डाली थी। जिसे तुम्हारे इस बेवकूफ शौहर के रास्ते से हटाया था, वैसे ही इस पुलिस वाले को भी हटा दूंगा। वो उजवा और उरीद को एक साथ देखकर दांत पीस कर रह गया था। वो बड़ी मुश्किलों से जेल से भागा था। इस दफा उसका बॉस भी कुछ नहीं कर पाया था। उजवा के बाप ने उसे ऐसे ऐसे सबूत पेश किए थे, वो महज फड़फड़ा कर रह गया था। वो अभी मंजर आम पर नहीं आ सकता था। उसका महज एक गलत कदम उसे वापस जेल की सलाखों के पीछे डाल सकता था। पिछले 2 महीनों से वो उजवा को जगह जगह ढूंढ रहा था, मगर वो जाने किस कोने में जा चुकी थी, जो मिलने का नाम नहीं ले रही थी। अभी कल ही तो उसके बंदों ने उजवा के मिल जाने की इत्तला दी थी, मगर वो इस वक्त मजबूत पनाह गाहों में जा चुकी थी। आप हिंदियों को कौन नहीं जानता था, शहर के जाने माने बिजनेसमैन। दूसरा, उनका छोटा पोता अपने नए नए मिशन की कामयाबियों पर हमेशा सुर्खियों में रहता था, मगर वो भी सोच चुका था इस बंदे को इतनी आसान मौत हरगिज नहीं देने वाला था।
उरीद और अजवा यूनिव से बाहर निकले थे जब उजवा का पैर मुड़ा था और इससे पहले वो गिरती उरीद उसका बाजू थाम चुका था। यही वो मंजर था जिससे पाली के तन बदन में आग लग चुकी थी। ठीक हो तुम? वो परेशानी से उसकी तरफ देखकर बोला। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो महसा हिलाकर रह गया। उरीद का इरादा उसे घर छोड़ने के बाद जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन पहुंचने का था। वो एक बहुत अहम केस पर काम कर रहा था। आज वो पहले ही लेट हो चुका था। आज नुशवा यूनिना आई थी। माहा अकेली आई थी। उसे नुशवा पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था, जिसने उसे बताना भी जरूरी न समझा कि आज वो छुट्टी पर है, वरना वो भी छुट्टी कर लेती। अब वो आ ही गई थी तो उसने लगातार होते सारे पीरियड लिए थे। फ्री पीरियड में आकर वो कैंटीन में बैठ गई थी। वो अपने लिए मंगवाई गई फ्राइज से भरपूर इंसाफ कर रही थी जब अपने नजदीक भारी मर्दाना आवाज महसूस हुई। हाय ब्यूटीफुल, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? बैठ ही जाता हूँ। तुम्हें क्या मसला हो सकता है? आखिर तुम्हारा क्लास फेलो हूँ। वो लापरवाही से कहता उसके सामने रखी कुर्सी पर बैठ चुका था। माहा की सांसें सीने में अटक गईं। जुबान तालू से जा लगी। उसे अपनी बुजदिली पर गुस्सा आया था और सामने बैठे इस वजूद पर भी जो यूं मुंह उठाए बैठ गया था। उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला जब वो एक बार फिर से शुरू हो चुका था। मुझे आप पहले दिन से काफी अच्छी लगी हैं। मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता था। क्या आपका फोन नंबर मिल सकता है? दरअसल मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। वो ढिठाई से उसकी तरफ देखकर बोला। देखिए, मैं आपसे दोस्ती बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। आप जा सकते हैं। वो इससे दोस्ती करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। वो अपनी हदूद अच्छे से जानती थी, इसलिए दो टोक अंदाज में बोली। देखो ज़्यादा। अभी वो लड़का मजीद कुछ कहता जब किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। जब वो कह रही है उसे बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं तुमसे दोस्ती करने में, तो क्यों तंग कर रहे हो? साइन उसके कंधे पर हाथ रखे उसके सामने आते हुए बोला। वो लड़का इनके ग्रुप को अच्छे से जानता था। वो सारे दोस्त एक दूसरे के लिए जान वार देने को तैयार थे। वो इनके सीनियर थे। उनसे पंगा बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए फौरन माहा को सॉरी बोलता। वहां से 9-2-11 हो गया। वो माहा को अकेला देखकर उसकी तरफ आया था। उसके जाते ही वो माहा की तरफ मुतवज्जो हुआ, जो ग्रे आंखें उस पर सजाए बैठी थी। शुक्रिया, वो धीमे सुरों से उसकी तरफ देखकर बोली थी। पहले दिन के बाद वो जहां तक समझ पाई थी कि वो अच्छे लोग थे जो लड़कियों की इज्जत करते थे। वो लड़कियों से कोसों दूर भागते थे। आज आप अकेली, आपकी दोस्त नहीं आई? वो बात बढ़ाने को इसकी तरफ देखकर बोला। नहीं, वो आज छुट्टी पर है। वो मुंह बनाते बोली थी। मजीद उसे समझ आई वो क्या कहे। मुड़ते हुए वो वापस अपने दोस्तों की तरफ बढ़ गया था। इन सब में तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। मैं उस प्यारी सी लड़की को बिल्कुल दुख नहीं दे सकती। नेहा उसकी पुष्ट को घूर कर बोली, जिससे सब वो इतने दिनों से उसे मना कर रही थी। अब वो उल्टा उसी से उस सिलसिले में मदद मांगने आ गया था। अगर तुमने मेरी मदद से मना किया तो किसी भी राह चलती लड़की को उसके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। वो भी उसकी तरफ मुड़ता अपनी सुर्ख आंखों से उसे घूरते हुए बोला। 1 घंटा है तुम्हारे पास सोचने के लिए, वरना मैं कोई और बंदोबस्त करूं। वो एक आखिरी नजर उस पर डालता बाहर की जानी पड़ गया। वो उसकी पुष्ट तकती रह गई। वो खामोशी से बेड पर बैठी थी। अभी वो कुछ देर पहले ही उसे छोड़कर बाहर गया था। आंसू अब खुद ब खुद खुश्क हो चुके थे। वो कुछ देर बाद अंदर आया। उसके पीछे एक मुलाजमा खाना लेकर आई थी। यहाँ टेबल पर रख दो, अब हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। वो हुक्म सादर करते उसे बाहर जाने का इशारा कर चुका था। उसके अंदर आने पर भी फारिया ने उस पर एक नजर भी ना डाली थी। वो वैसे ही लातलक बैठी रही। आओ खाना खा लो। वो उसे लातलक बैठा देख बोला, और उसका ये लापरवाह अंदाज उसे जरा पसंद ना आया था। आप खा ले, मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। वो संजीदगी से बोली। चुपचाप उठकर आओ। अगर मैं उठा तो मेरा अंदाज तुम्हें पसंद नहीं आएगा। वो गुस्सा जब्त करते जरा सख्ती से बोला। आपको और आता क्या है सख्ती करने के अलावा? वो रुंधी आवाज में बेड से उठकर खड़ी हो गई। जुबान ज्यादा नहीं चल रही, वो उसे घूरते हुए बोला। वो खामोशी से आकर सोफे पर बैठ गई। वो उसी की प्लेट में बिरयानी डालकर उसे खाना शुरू करने का इशारा कर चुका था। वो पर जाने क्यों उसका खाने को दिल नहीं कर रहा था। बार बार दिल भर आ रहा था। वो उसे वैसे ही बैठा देख गहरी सांस भरकर रह गया। वो चावलों का चम्मच भरकर उसके सामने कर गया। उसकी इतनी करम नवाजी पर आंखों से गर्म स्याल बहने लगा और वो खामोशी से उसके हाथ से खाने लगी। उसके बहते आंसू जाने क्यों उसे बिल्कुल भी अच्छे ना लगे थे और वो खाना खत्म करके ट्रे एक साइड पर रख चुका था। अब वो पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जो था, जो खामोशी से सर झुकाए बैठी आंसू बहाने में मसरूफ। दिल खुद ब खुद उसके लिए नरम पड़ा था। क्यों रो रही हो? वो उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरता उसके आंसू साफ करने लगा, जो उसकी इतनी सी करम नवाजी पर रवानगी से बहने लगे। तुम्हें पता है ना, मुझ पर गांव की जिम्मेदारी है। सरदारी संभालना छोटी सी बात नहीं है। मसरूफ था इसलिए वक्त नहीं निकाल सका। वो उसकी बहती आंखों को नरमी से चूमते हुए बोला। फारिया को समझ आ लगी उसके किस रूप पर यकीन करे। उसका धूप छांव सा इंतजाज उसकी समझ से बाहर था। वो उसे सीने से लगाकर उसके बाल सहलाने लगा। मैं कब तक हॉस्टल में रहूंगी? वो उसके अच्छे रवैये को देखकर बोली, मगर वो ये ना कह सकी कि वो कब उसे अपनी बीवी की हैसियत से अपने साथ अपने घर लेकर जाएगा, कब उसे सबके सामने उसका मुकाम देगा, कब वो जमाने की सर्द थपेड़ों से बचाकर उसे अपने तहफ़्फ़ुज़ भरी आगोश में लेगा। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक घर का इंतजाम कर चुका हूँ, एक मुलाजमा का भी जो हुमा वक्त तुम्हारे साथ रहेगी। वो उसका माथा चूमते हुए बोला। काश उसके पापा जिंदा होते तो वो अपने लिए एक मजबूत पनाहगाह के लिए उस पर इतनी जल्दी यकीन ना करती, ना ही वो उसके इश्क में मुब्तला होती। बाकी उसका बाप उसकी मजबूत पनाहगाह थी। उसने हशाम से रिश्ता सिर्फ इसलिए जोड़ा था ताकि वो उसे एक मजबूत सहारा दे सके। वो उसे कहना चाहती थी कि वो अकेले घर में नहीं बल्कि उसके घर में उसके अपनों के दरमियान उसके साथ रहना चाहती थी, मगर वो इस दफा कुछ नहीं बस खामोश हो गई थी। अब वो उस पर झुकता उसके एक एक नकुश को मोहब्बत से चूम रहा था। दाएं गाल से नीचे जगमगाते इस नन्हे से स्याह दिल को देखता शिद्दत से अपने लब जमा चुका था।
वो उसके सीने पर हाथ जमाए उसे पीछे धकेल रही थी। बहुत वक्त दे चुका हूँ तुम्हें, अब तुम्हारे साथ शादीशुदा जिंदगी का आगाज करना चाहता हूँ। वो उसकी मजामत करते हाथों को अपने हाथों में कैद कर चुका था। उसकी छोटी सी नाक को चूमता वो पीछे हटता उसके चेहरे के एक्सप्रेशन गौर से देखने लगा, जो उसकी जसारतों पर सुर्ख अंधारी हो चुका था। फारिया के माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें नमदार होने लगी। पहले तो वो छोटी मोटी जसारतें करके उसे छोड़ देता था, मगर आज शायद वो उसे छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। उसकी आंखों में कुर्बत की खुमारी छाई हुई थी और उसकी सांसों की गर्म तपिश अपने चेहरे पर महसूस करके वो आंखें मूंद गई। मैं ये सब ऐसे नहीं चाहती। वो उसकी बड़ी जसारतों पर उसे खुद से दूर धकेलकर सोफे से उठ खड़ी हुई। मैं चाहती हूँ आप मुझे सबके सामने मेरा मुकाम दें, इस रिश्ते को सबके सामने अपनाएं। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि आपकी ही मर्जी से गवाहन के सामने निकाह किया है। मुझे मेरा मुकाम दें, फिर अपना हक जताइएगा। वो फिपरी शेरनी बनते हुए बोली थी। क्या बकवास कर रही हो? हमारे दरमियान ऐसी कोई बात नहीं हुई और ना ही मैं तुमसे ऐसा कोई वादा किया था। तुम मेरे घर वालों से दूर रहो तो बेहतर है। तुम्हें मुझसे गर्ज होनी चाहिए ना कि मेरे घर वालों से। वो उससे दुगनी आवाज में धारते हुए बोला था। उसने बेयकीनी से हशाम की तरफ देखा, यानी वो सारी जिंदगी किसी गुनाह की तरह उसे सबसे छुपा कर रखना चाहता था। उसकी जुबान तालू से जा लगी। अब मेरा हाथ मत झटकना वरना बहुत पछताओगी। वो उसके नजदीक आता एक दफा फिर अपनी सख्त गिरफ्त पर उस पर कायम कर चुका था। क्यों मुझे सख्ती पर मजबूर कर रही हो? वो उसकी बहती आंखों में देखते हुए बोला। उसकी कपकपाती थोड़ी पर नरमी से लब रखे थे। वो थककर उसके कुशादा सीने पर सर टिका गई। उसमें अब और बहस की हिम्मत नहीं थी। अब शायद उसकी सारी जिंदगी यूं ही गुजरने वाली थी। वो उसकी खामोशी को रजामंदी गर्दानता उसके हसीन चेहरे पर झुकता चला गया, उसके नक्श नक्श पर अपनी मलकियत की मोहर लगाता चला गया। वो उसका हाथ मजबूती से थामता हवेली की जानिब बढ़ा। हवेली की लाउंज में इस वक्त खामोशी छाई हुई थी। गर्मी की शिद्दत की वजह से शायद सब अपने अपने कमरों में मौजूद थे। आज इत्तेफाक से उरीद भी घर में था। दाजान लाउंज में आते वो ऊंची आवाज में चिल्लाया। उसकी धारनुमा आवाज पर सब अपने कमरों से निकलते लाउंज में आ गए। मीरू ने सीढ़ियां उतरते उसी दिन वाली लड़की के हाथ में उसका हाथ देखा। उसका दिल शिद्दत से धड़का। दिल ने कुछ गलत होने का शिद्दत से गवाही दी थी। उसने बमुश्किल खुद को संभालते नीचे लाउंज में कदम रखा। क्या बात है बरखुरदार, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? और ये लड़की कौन है? वो यजमान की हाथों में उसके हाथों को इग्नोर करते जोरदार आवाज में बोले। कल आप मुझसे मेरा फैसला पूछ रहे थे। मैं क्या चाहता हूँ तो ये है मेरा फैसला। वो साथ खड़ी लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोला। क्या बकवास है ये? अपने होश में तो हो। दाजान का बस नहीं चल रहा था। उसका मुंह थप्पड़ों से लाल कर दें। जो बात इन्हें समझ आ रही थी वो उस पर यकीन नहीं करना चाह रहे थे। मीरू ने धुंधलाई आंखों से यह मंजर देखा था। वो आखिरी सीढ़ी पर खड़ी रेलिंग को मजबूती से थामे खड़ी थी। इसे महसूस हुआ कि कोई कतरा कतरा करके उसकी सांसें छीन रहा हो। बकवास नहीं है, हकीकत है ये। दरअसल ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बेसहारा थी, उसे किसी सहारे की भी जरूरत थी और दूसरा एक दूसरे को हम पसंद भी करते थे, इसलिए मैंने ज्यादा ना सोचा और इसे अपने निकाह में ले लिया। वैसे मैंने अच्छा काम किया है एक बेसहारा को सहारा देकर। आपको बुरा क्यों लगेगा? वो बोल रहा था। मीरू को लग रहा था कि वो कतरा कतरा उसके कानों में जहर उड़ेल रहा है। दाजान ने बेयकीन नजरों से उसकी तरफ देखा, यानी वो इनसे बदला लेने के लिए इतना कुछ कर गया। मीरू ने गहरे गहरे सांस लेते खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश की। उसे लगा कि अगर वो कुछ देर ठहरी तो उसके दिमाग की नस फट जाएगी। वो खुद को संभालती सीढ़ियां चढ़ने लगी। इससे यजदान से बेवफाई की उम्मीद नहीं थी। हम तुम्हारी जान ले लेंगे यजदान। वो शदीद इश्तियाल में गुस्से से कांपती आवाज में बोले। जान लेना आप लोगों के लिए बहुत आसान है। वे सहजाइया अंदाज में हंसते हुए बोला। शहीर साहब बेटे की नाफरमानी पर जहां थे वहीं खड़े रह गए। क्या नहीं किया था उन्होंने उसके लिए, और क्या सिला मिल रहा था इन्हें इस वक्त वो मीलों के फासले पर खड़ा नजर आया था। इन्हें गहरी चुप लग गई थी। वो एक लफ्ज भी बोल ना सके। उरीद कब से उसकी बदतमीजी मुलायजा कर रहा था, मजीद खामोश ना रह सका। बेशक उसने कभी जताया नहीं था, मगर मीरू उसे बिल्कुल नुशवा की तरह अजीज थी। उसने कभी उसे किसी से बदतमीजी करते हुए नहीं पाया था। अपनी मासूम नेचर की वजह से ही शायद वो घर में सबकी लाडली थी। किसी ने मीरू का जाना नोट किया हो या ना किया हो, उरीद ने उसकी एक एक हरकत को बगौर देखा था। उसे अपनी कुछ दिन पहले उस बात से कही अपनी बात याद आई जब उसने बड़े यकीन से कहा था कि यजदान अपनी बीबी के पीछे पागल है। उसे अपने ही अल्फाज खोखले लगे और उसके रूबरू आकर खड़ा हुआ। क्या तकलीफ है तुम्हारे साथ? क्यों सबको परेशान कर रहे हो? अगर तुम्हारी वजह से मीरू को तकलीफ हुई तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो उसे वार्न करने वाले अंदाज में बोला। तुम्हारा इस सब मामले में कोई लेना देना नहीं, इस सब मामले से दूर रहो। वो भी उसी के अंदाज में दो बदू बोला। क्यों नहीं है लेना देना? मीरू मुझे बिल्कुल नुशवा की तरह है। अगर उसे कोई तकलीफ पहुंचाएगा तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा। और ईद का बस नहीं चल रहा था। उसे और साथ खड़ी इस बेशर्म लड़की दोनों को गोलियों से भून कर रखते। बहस का सिलसिला तवील होता जा रहा था। उसवा ने एक नजर ऊपर देखा जहां से कुछ देर पहले ही मीरू ऊपर गई थी। उसे मीरू की फिक्र हुई और अपना आप यहाँ अनफिट लगा। वो सीढ़ियां चढ़ती उसके पीछे ऊपर की तरफ बढ़ गई थी। मीरू सबकी आवाजों से बचती कान लपेटती बमुश्किल सीढ़ियां चढ़ती ऊपर पहुंची थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था उसका जान लुटाने वाला यजदान इतना बदल गया। आंखों के आगे बार बार अंधेरा छा रहा था जिसे वो सर झटकती
नजरअंदाज कर रही थी। इतने दिनों से जिसने आंखों देखी हकीकत को वो जुटला रही थी, आज किसी अजाब की तरह उसके सर पर नाजिल हो चुकी थी। उसने हैंडल पर हाथ रखकर कमरे में दाखिल होना चाहा, मगर इतनी मोहलत नहीं मिली। आंखों के आगे अंधेरा छाता चला गया। वो जमीन पर गिरती गई। उजवा ने जैसे ही अपने ऊपर कदम रखे, उसकी पहली नजर जमीन पर गिरी, मीरू पर पड़ी। वो हवास पाकपासी उसकी तरफ आई। उसने मीरू का गाल थपथपाकर उसे होश में लाने की कोशिश की, मगर बेसुध। वो भागती हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। दाजान, वो सीढ़ियों पर खड़ी ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए बोली, क्या हुआ मीरू को? दाजान तेजी से उसकी तरफ आते बोले, दाजान वो मीरू बेहोश हो गई है। वो वापस सीढ़ियां चढ़ते हुए बोली। यजमान ने सबको ऊपर की जानिब भागता हुआ देखा, मगर वो बेहिस बना वहीं खड़ा रहा। फिर दिल में ना जाने क्या समाई, नेहा का हाथ थामता हवेली से निकलता चला गया। उरीद ने कहर भरी नजरों से ये मंजर देखा था।